भाई दूज पर भाभी को मायके नहीं जाने दूंगी। सर्दियों की हल्की धूप आंगन में बिखरी थी। रसोई से ताजे गुड़ और घी की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज भाई दूज का दिन था, पर इस खुशियों भरे घर में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। भाभी रमा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। वहीं ननद नीला के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थी। नीला, देखो ना कैसी लग रही हो। सोच रही हूँ आज माँ के घर जाकर तिलक करवाऊं और भाइयों को मिठाई भी दे आऊं। नीला ने भौहें सिकोड़ ली। भाभी, आप मायके जा रही हैं आज? हाँ, क्यों? भाई दूज है ना आज, तो माँ पापा भी बुला रहे हैं। साल में बस 2-3 बार ही तो जा पाती हूँ। नीला ने झट से कहा। नहीं भाभी, आज आप मायके नहीं जाएंगी। क्यों नीला, ऐसा क्यों कह रही हो? नीला ने तुनक कर जवाब दिया, क्योंकि ये घर है आपका। अब भाई दूज पर मायके जाने का क्या मतलब? क्या यहाँ कोई अपना नहीं आपका? और मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं कुछ ही महीने की मेहमान हूँ यहाँ पर। फिर मेरी शादी हो जाएगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी न किसी बहाने मायके भागते रहो और मैं यहाँ रहकर घर के काम काज करूँ। आप मायके जाती हो तो सारा बोझ मेरे सिर पर आ जाता है। अरे पगली, एक दिन की तो बात है, मैं जल्दी लौट आऊंगी। नहीं भाभी, आप हर बार यही कहती हो कि जल्दी लौट आऊंगी, फिर 2-3 दिन रुक जाती हो और सब काम माँ मुझसे ही लेती है। रमा समझ गई कि ये बात सिर्फ त्योहार की नहीं थी, बल्कि नीला के दिल में कोई पुराना गुस्सा था जो पनप रहा था। देखो नीला, मैं मायके जाऊंगी मतलब जाऊंगी। आखिर मेरा भी तो जाने का हक है। और अगर 1-2 दिन तुम्हें घर के काम देखने भी पड़े तो क्या हो गया? मुझसे पहले ये घर तो तुम्हारा है ना। उनकी आवाज सुनकर सरोज भी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह बहस क्यों हो रही है? माँ, भाभी मायके जाना चाहती है, पर मैं नहीं चाहती कि वो जाएं। त्योहार घर में है, घर की पूजा कौन करेगा? उन्हें तो बस मौका चाहिए जाने का। माँ जी, मेरे अपने ही मायके जाने में क्या बुराई है? बहू, वो जाने में कोई बुराई नहीं है, पर आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, खाना बनाना है, मिठाई बांटनी है। तेरे पति की चचेरी बहनें उसे तिलक करने आएंगी, फिर उनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा? और क्या अच्छा लगेगा अगर घर में भाभी नहीं होगी तो? अपनी सास की बात सुनकर रमा का चेहरा थोड़ा उतर गया। माँ जी, बस कुछ घंटे, भाई की कसम मैं शाम तक लौट आऊंगी। भाई की कसम तो आप पिछले साल भी खा चुकी थी भाभी, और याद है ना, 3 दिन तक मायके में ही रही थी फिर। अब रमा चुप हो गई। देखो बहू, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही, पर अगर घर की जरूरत ज्यादा है तो पहले घर, मायके बाद में भी जा सकती हो। रमा की आंखें नम हो गईं। वो सुबह से तैयार बैठी थी। माँ, एक बेटी के लिए मायका कोई जगह नहीं, एहसास होता है। माँ के हाथ से तिलक और भाई का आशीर्वाद साल में एक बार मिलता है। क्या मैं ये भी नहीं कर सकती? सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया, चली गई। अब कमरे में सिर्फ रमा और नीला रह गई। नीला, तू चाहती है कि मैं ना जाऊँ, ठीक है, पर बता, क्या तू सच में इसलिए रोक रही है कि मैं काम छोड़कर जाऊंगी, या फिर कोई और बात है? नीला ने गुस्से में कहा। हाँ है, जब जब आप मायके जाती हैं, भाई आपको खुद लेने जाते हैं। मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन आप बीच में आ जाती हैं। मुझे लगता है भाई अब सिर्फ आपकी सुनते हैं। नीला, अगर तेरे भाई मेरी बात मानते हैं तो इसलिए नहीं कि मैं कुछ थोपती हूँ, बल्कि इसलिए कि हम एक दूसरे की बातें समझते हैं। बस वही बात, भाई भाभी की समझदारी और बाकी सब पीछे। देख नीला, तू मेरी छोटी बहन जैसी है। मैं तुझे चोट नहीं देना चाहती, लेकिन अगर मैं मायके नहीं गई तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, आप नहीं जाएंगी बस। रमा ने गहरी सांस ली। ठीक है, नहीं जाऊंगी, पर एक शर्त पर। क्या? तू मेरे साथ बैठकर माँ से वीडियो कॉल पर बात करेगी। मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन माँ से तू मिलेगी, देखेगी वो कितनी खुश होती। नीला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है, पर मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि तुम मन न उदास करो। रमा ने फोन मिलाया। माँ की तस्वीर स्क्रीन पर उभर आई। उनके चेहरे पर वही प्यार, वही अपनापन था। अरे रमा, बेटी कब आ रही है तू? रमा की आंखें भर आई। माँ, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। क्यों? वो घर में बहुत काम है माँ, कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। नीला कह रही थी कि पूजा भी करनी है। बेटी, काम तो रोज होते हैं, त्योहार तो रिश्तों के लिए होते हैं। तेरा भाई भी कब से तेरा इंतजार कर रहा है। बेचारे ने सुबह कुछ खाया नहीं, कहता है कि दीदी आएंगी तभी मैं उनके हाथों से तिलक लगाकर खाना खाऊंगा। नीला ये सुनकर खामोश हो गई। अरे नीला बेटी, समझाना अपनी भाभी को। आंटी जी, वो दरअसल घर में बहुत मेहमान है, इसीलिए भाभी नहीं आ सकती। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। रमा ने जल्दी से बात खत्म कर दी। कॉल कटते ही नीला ने कहा, भाभी, माँ बहुत उदास लग रही थी। हाँ नीला, क्योंकि वो जानती हैं कि बेटियां कितनी मुश्किल से त्योहारों पर मायके पहुँच पाती हैं। लेकिन नीला ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे से निकल गई और रमा भी अपनी नई साड़ी चेंज करके घर के कामकाज में लग गई। सुबह से दोपहर उसे घर के काम में ही हो गई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दोपहर तक रमा ने सारे काम कर लिए। नीला ये सब देखकर भी इग्नोर करके वो कमरे में जाकर आराम से बिस्तर पर पड़ी हुई रील्स देख रही थी। रमा बिना रुके घर के कामकाज कर रही थी, साथ ही उसे रह रहकर अपने मायके की याद भी सता रही थी। वो इन्हीं सब ख्यालों में थी कि तभी अचानक गली से हॉर्न की आवाज आई। बाहर जाकर देखा तो रमा का भाई राजेश स्कूटी लेकर खड़ा था। राजेश, तू यहाँ? दीदी चलो ना, माँ बहुत इंतजार कर रही है। तभी नीला भी झट से बाहर आ गई। यार, बड़ा ही बेशर्म है ये। भाभी को मायके नहीं भेजा तो उन्हें लेने यहाँ आ गया। भैया, भाभी आज नहीं जा सकती। माँ ने कहा है कि घर के काम है और मेहमान भी आने वाले हैं।
नीला मैं बस 2 घंटे में छोड़ दूंगा और शाम तक वापस ले आऊंगा। माँ की आंखों में आंस है, बेटी का तिलक किए बिना वो नहीं मानेंगी। नीला हड़बड़ा गई। उसे लगा जैसे सब उसे ही गलत समझ रहे हो। कहा ना नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती। राजेश मैं नहीं आ सकती, नीला को अकेला नहीं छोड़ सकती। और रही तिलक की बात तो अंदर आओ, मैं तुम्हें यहीं लगा देती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें तिलक करना है तो घर आकर करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रमा का मायका ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई कि ज्यादा अपने मायके जा ही नहीं पाती थी। बस कभी कभार त्योहार पर ही जाना होता था, लेकिन इस बार तो वो भी मना कर दिया गया था। चलो ना दीदी, माँ सुबह से रो रही है। और नीला दीदी, कल को आपकी शादी भी होने वाली है। उन्होंने भी आपके साथ यही सब किया तो आपको कैसा लगेगा? नीला अब खुद को रोक न पाई, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। भाभी अब जाओ, मैंने गलती की, मैं सब संभाल लूंगी। रमा ने उसे गले से लगा लिया। अरे नीला पगली, ऐसा कभी नहीं होगा। तू मेरी बहन जैसी है। मैं लौटते ही तेरे लिए वही गुलाब जामुन लाऊंगी जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर नीला हंस पड़ी। रमा ने सास से अनुमति ली। सरोज ने भी मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटी, रिश्तों में दूरी मत आने देना, त्योहार इसीलिए होते हैं। रमा अपने घर गई, जहाँ उसने खुशी खुशी अपने हाथ से अपने भाई को तिलक लगाया। जिसके बाद दोनों भाई बहन ने साथ में खाना खाया और खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाया। मम्मी, विजय मामा का फोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं आप भाई दूज के लिए कब तक पहुंचोगे? अरे बोल दे कि अभी मुझे टाइम लगेगा, शाम तक आऊंगी कह दे। पर मम्मी हम तो अभी तैयार होकर निकल रहे हैं, तो विजय मामा के घर देर से क्यों? गुलशन मामा के घर भी तो हम पहुंच ही रहे हैं ना थोड़ी देर में। विजय मामा का घर भी तो पास में ही है। अरे छोड़ना, वैसे भी विजय कौन सा कुछ करता है। जाओ तो उमा वही सूखी रोटी और दाल खिला देती है और विजय 100 रुपए हाथ में दे देता है। असली भाई दूज तो गुलशन भैया करते हैं। जब भी जाऊं 2100 रुपए हाथ में पकड़ाते हैं और उपहार अलग से देते हैं। और सरोज भाभी भी ढेरों पकवान बनाती हैं। मम्मी कैब आ गई है, पापा बुआ के घर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम लोग ही मामा के घर आए। छोड़ ना उन्हें, वैसे भी अच्छा है ननद जी आती तो मैं अपने भाइयों के घर ना जा पाती। चलो फटाफट कैब में बैठो, मैं भी आ रही हूँ। ललिता गुलशन और विजय में बीच की बहन थी। गुलशन सबसे बड़ा था, उसके बाद ललिता और तीसरे नंबर पर विजय। गुलशन पैसे वाला था जबकि विजय ठीक ठाक कमाता था। भाई दूज का त्योहार आता है। विजय भी ललिता की राह देख रहा था, पर ललिता हर बार की तरह इस बार भी पहले अपने बड़े भाई गुलशन के घर पहुंचती है। मजा आ गया भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट रसमलाई बनाई है तुमने। अरे ननद जी बनाई नहीं है, वो सोनू भैया है ना, वो सुबह सुबह ही आ गए थे। भाभी को भी अपने मायके जाना था तो यहीं से टीका करवाते हुए गए हैं, वही लेकर आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। अरे सरोज, ललिता बहन के लिए जो उपहार लाया था वो तो दे दो। ललिता ये लो तुम्हारा भाई दूज का उपहार, और साथ में ये लिफाफा भी रखो। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी, हर बार तो इतना कुछ दे देते हो। रख लो बहन, कोई बात नहीं। अच्छा विजय के घर जा रही हो क्या? देखती हूँ भैया, वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, जाते जाते 10 मिनट होती जाऊंगी। ललिता मुंह बनाती हुई विजय के घर पहुंची। अब ललिता दीदी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहा था। आकर भी क्या करती, तुमने तो फोन पर पहले ही कह दिया कि उमा अपने मायके गई हुई है। यही इज्जत देते हो तुम दोनों मियाँ बीवी मुझे। उधर देखो, सरोज भाभी अपने मायके नहीं गई, उन्हें पता था मैंने आना है। अब दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो उमा के भाई का पिछले दिनों एक्सीडेंट में एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए उमा टीका करने के लिए चली गई, बस आने वाली होगी। वो जानती थी कि आप आओगे, वो खाना बनाकर ही गई है। नहीं 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 खाना, हम बड़े भैया के घर से खा कर आए हैं। सरोज भाभी ने पूरा पेट अच्छे से भर दिया। अब बस तुम जल्दी से टीका करवा लो, फिर मुझे घर निकलना है। ललित बेमन से अपने भाई विजय को टीका करती है। विजय जानता था कि ललिता जितना प्यार अपने बड़े भाई गुलशन से करती है उतना वो उससे नहीं करती, पर वो हमेशा चुप हो जाता था। विजय अपनी बहन ललिता के हाथ में लिफाफा देता है। लिफाफे में 501 रुपए थे। अब ललिता दीदी, इस महीने अभी तनख्वाह नहीं मिली तो मैं थोड़े दे पा रहा हूँ। बस बस मैं समझ गई, तुम वैसे भी गुलशन भैया की तरह बड़े दिल वाले नहीं हो। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजा जी घर आ गए होंगे। पर दीदी उमा आने वाली होगी। तभी उमा भी आ जाती है। नमस्ते दीदी, वो कैब नहीं मिल रही थी वहां से, तो आने में थोड़ी देर हो गई। आप बैठो, मैं अभी आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, अब तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं रुक सकती। चलो बच्चों।
बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। अरे चलो बच्चों, हो गई अब बाय बाय, कैब वाला इंतजार कर रहा होगा। त्योहार के दिन ललिता का इतनी देर से आना और उसके बाद इस तरह का बर्ताव विजय और उमा के दिल को दुखा देता है, पर वो दोनों चुप हो जाते हैं। भाई दूज का त्योहार बीत जाता है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी तय हो जाती है। ललिता ने सारी तैयारी कर ली थी। उसे तो बस इंतजार था कि उसके बड़े भाई की तरफ से उसकी बेटी के लिए शादी में बहुत कुछ आने का। अरे ललिता, मैं सोच रहा था कि प्रिया को फ्रिज हम डबल डोर ही दे देते हैं, तुम पसंद कर लेती। अरे कैसी बातें कर रहे हो? डबल डोर फ्रिज, एयर कंडीशनर और बाकी वो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब बड़ी चीज मैंने गुलशन भैया को पहले ही बोल दिया था। आखिर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे तो मैं हक से मांग सकती हूँ। और मेरे बड़े भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कोई विजय की तरह थोड़ी है जो राखी भाई दूज की तरह 501 का लिफाफा लेकर शादी में आ जाए। मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। ललिता अपने बड़े भाई गुलशन को फोन मिलाती है, पर उसका फोन गुलशन नहीं, उसकी पत्नी सरोज उठाती है। ललिता उसे प्रिया के दहेज के बारे में बात करती है। देखो ननद जी, छोटे मोटे खर्चों तक तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े सामान के खर्चे, आप जानती ही हो कि आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। ये तो आपके कहने पर लाखों रुपए निकाल देंगे, पर मैं नहीं चाहती कि हम इतना खर्च करें। ये सब सामान तो आपको खुद ही बनाना होगा। मेरे और इनकी तरफ से 51,000 शगुन के मैं कल ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी, क्योंकि हम लोग तो 15 दिन की ट्रिप पर भारत से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो मेरे भैया भाभी ने प्लान बना लिया है, तो हम शादी से एक दिन पहले ही लौटेंगे। आप चिंता मत करो, शादी में हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब अच्छा, मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ननद जी। ललिता घबरा जाती है, क्योंकि उसने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर सरोज के ऐसे जवाब से ललिता कुछ पलों के लिए तो सहम गई। फिर उसने अपने आप को संभाला और सारी बात अपने पति को बताई। और अपने भाई के चक्कर में तुमने कोई भी ढंग से तैयारी नहीं की। जो भी चीज लेने के लिए कहूं तो तुम कहती थी तुम्हारा भाई सब कर देगा। अरे मैं किसी से उधार पर पैसे ही उठा लेता, अब इतनी जल्दी में कोई भी नहीं देगा। ललिता परेशान हो जाती है, तभी विजय आ जाता है। साथ में उमा भी थी और उनका बेटा अंकुर भी। विजय ललिता को शादी के लिए 5 लाख रुपए देता है। विजय, इतने पैसे ये तेरे पास कहां से आए? अब दीदी, आप तो जानती हो हमारी कोई बेटी तो है नहीं। अंकुर हमारा इकलौता बेटा है और अभी तो ये पढ़ रहा है। प्रिया जब छोटी थी मैंने तब से ही उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। मेरा सपना था कि मैं अपनी भांजी प्रिया की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। बस आज इन पैसों को आपको देने का सही समय आ गया। ये रख लो दीदी, प्रिया की शादी में काम आएंगे। उसका मामा उसके लिए इतना तो कर ही सकता है ना। ललिता की आंखों में बहुत शर्मिंदगी थी और आंसू भी थे। अपने जिस भाई को उसने कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा नीचा दिखाया, आज वही छोटा भाई अपनी जरूरत से हटकर अपनी बहन की जरूरत को महत्व दे रहा था। विजय चाहता तो ये सारे पैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने एक भाई होने का फर्ज निभाया। ललिता की आंखें सच देख चुकी थी। उसका भाई विजय तो हीरा था जिसका मूल्य वो जानती ही नहीं थी। सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। विजय और उमा मिलकर प्रिया की शादी की सारी तैयारी करते हैं। शादी से एक दिन पहले गुलशन और सरोज भी आ जाते हैं, पर इतनी शाही साज सजावट, सारे इंतजाम देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। क्या बात है ललिता बहन, तुमने तो बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। प्रिया को देने का सामान भी बहुत अच्छा बनाया है। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बड़े भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई विजय ने सब कुछ संभाल लिया। मुझे गर्व है अपने भाई विजय पर, जिसने मुश्किल घड़ी में अपने भाई होने का फर्ज निभाया। वैसे आपके पास टाइम तो है ना शादी में रुकने का, या फिर कहीं और घूमने जाना है? क्यों भाभी, अगर जाना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा भाई विजय है मेरे साथ, और उसके होते हुए मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। भाभी, अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेना। मैंने आपके भेजे हुए 51,000 रुपए आपको वापस भेज दिए हैं। मुझे अब उन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ललिता विजय के साथ मेहंदी की रस्म के लिए चली जाती है। दोनों बहन भाई खूब नाचते गाते हैं। अगले दिन धूमधाम से प्रिया की शादी होती है। उसके बाद से ललिता ने अपने बड़े भाई भाभी के घर जाना कम कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि अपने रिश्ते वही होते हैं जो मुसीबत में काम